इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने काशी को बहुत सारे तोहफे दिए और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। विकास की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 100 में से 100 नंबर दिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शंखनाद को भी एक तरह से अमली जामा पहनाया। प्रधानमंत्री ने योगी की तारीफ जिस तरह से की, जिस अंदाज में की, पहले जरा ये देखिए। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं, आज विकासवाद है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, ये उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी मुहर लगा दी है। एक तरफ काशी में प्रधानमंत्री ने 2022 के ऐलान जंग का ऐलान किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की MIM भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद आज से हो चुका है। एक तरफ काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। आज चादर पॉलिटिक्स का एक जबरदस्त नमूना देखने को मिला है। आज उन्होंने संभल और मुरादाबाद में यात्राएं की हैं, वहां पर कई मजारों पर पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकातें भी की। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के तथाकथित धांधली के आरोप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोदी और योगी का जो ऐलान है वो जंग ऐलान है और इसमें कोई शक नहीं है। इस मुद्दे पर आज मुकाबला हमारा है। अब से कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद अपना मुकाबला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी। उसके साथ साथ कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत जी, समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन जी, BSP से MH खान साहब और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं, शुरू करेंगे मुकाबला। अब शुरू करते हैं, आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। मुकाबला में आज हम बहस कर रहे हैं मोदी और योगी संग 2022 का ऐलाने जंग। संजू वर्मा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सुनील सिंह साजन जी, MH खान साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिना कुछ कहे प्रधानमंत्री जी ने बातें कही हैं, उसमें से कुछ अंश पढ़ रहा हूं और हम सब जानते हैं कि ये किसके लिए है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं, विकासवाद है उत्तर प्रदेश का मूल मंत्र। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए पहले भी योजनाएं तैयार होती थीं, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ में
रोड़ा लगा दिया जाता था। जो काम हुआ है वो 2017 के बाद हुआ है। आपने विकास नहीं किया साहब। देखिए अजय जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में थे और मुझे लगता है काशी पहुंचकर जो लोग झूठ बोलते हैं वो भी सच बोलने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया है। प्रधानमंत्री जी की एक और विशेषता है कि वो जहां जाते हैं अलग अलग अपने को ढाल लेते हैं और अलग अलग रोल में आ जाते हैं। आज मुझे लगता है धृतराष्ट्र की भूमिका में माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जिस प्रदेश में बहनों का चीरहरण हो रहा हो वहां नारी शक्ति की बात करना, जिस प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, पत्रकार पिटे हों, पुलिस पिटी हो, लोगों का अपहरण हो गया हो, घर गिरा दिए गए हों, सड़कें खोद दी गई हों, उस उत्तर प्रदेश में योगी जी के गुंडा राज को, गुंडा तंत्र को आज लोकतंत्र कहा जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया था क्योटो बनाने का। बनारस में क्या किया आपने? और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो ये कह रहे हैं कि आपके गुंडा राज को उन्होंने रोका है। आपको जवाब दे रही है संजू जी। संजू जी प्लीज। नहीं, अगर नहीं, ठीक, मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र और गणतंत्र में सबसे यदि सही फैसला कोई सुनाता है तो वो देश की जनता होती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बार बार मुंह की खाई है उत्तर प्रदेश में, इससे साफ जाहिर है कि जनता किसके साथ है और किसके खिलाफ है। बात करते हैं जिला पंचायत के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी को 67 आउट ऑफ 75 लगभग 90% का स्ट्राइक रेट है हमारा। सपा को कितना मिला? समाजवादी पार्टी को मुश्किल से 8 सीटें। कांग्रेस का तो खैर हाल ही बुरा है। मॉरल विक्ट्री बटोरने में कांग्रेस बहुत तेजी से काम कर रही है। इस बार भी जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के पल्ले पड़ा 0 सीटें। फिर बात आते हैं ब्लॉक पंचायत की बात पर आते हैं। ब्लॉक पंचायत में 825 से 645 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसका मतलब है हमारा स्ट्राइक रेट 77 से 78% से ज्यादा है। इसमें भी सपा और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अब बात करते हैं चुनाव को पीछे छोड़कर विकास की। तो मैं ये आपको याद दिला दूं, और ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है, ये कोई मैं बनावटी आंकड़े दे नहीं। पिछले 4-4.5 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। चाहे मां गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान हो, चाहे पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण हो, चाहे वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर सेतु बनाने का काम हो, चाहे पूरे काशी का सुंदरीकरण का काम हो। आज काशी सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं जाना जाता। आज काशी सिर्फ अपने इतिहास के लिए मशहूर नहीं है, आज काशी एक मेडिकल हब के रूप में मशहूर है। और बड़ी आपने अभी कांग्रेस को भी सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है, तो जरा सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, कोरोना के मामले पर बहुत घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ टेस्टिंग हुई है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। सुप्रिया जी। सुप्रिया स्नेह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? ऐसा लग रहा है कि शिव की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ अजीबोगरीब बातें कही। मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, आपको मेरी? जी प्लीज। हाँ बोलिए सुप्रिया जी, आवाज आ रही है आपकी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिव की नगरी में कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से सुप्रिया जी से हम अभी बात नहीं कर पा रहे, लेकिन यही सवाल मैं जरा अब एमएच खान साहब के पास ले चलूं। एमएच खान साहब, बीएसपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी,
भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को घेरने में उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है, उल्लेखनीय है। इसके बाद भी आपको निंदा करने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की पूरी जनता थोड़ी है। प्रधानमंत्री है, जनता से सवाल पूछिए ना। प्रधानमंत्री को तो डर लगा हुआ कहीं आदित्यनाथ विद्रोह न कर दे। उन लोगों में जो नूरातस्सी चली है, आपने देखा है 20 दिन 25 दिन तक कभी कोई संगठन मंत्री आ रहा है, कोई मना रहा है, कोई AK शर्मा को डिप्टी CM बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन लोगों में तनातनी थी। और आपने देखा होगा फीता काटने में योगी आदित्यनाथ पीछे हट रहे थे, उनको बुला के बगल में खड़ा किया प्रधानमंत्री ने। डर का तो इतना माहौल है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में। काम क्या किया है? काम तो यही किया है कि सड़कों पे लोग मर रहे थे, गिर रहे थे। DM लखनऊ कह रहा था कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ के कैबिनेट मंत्री ने CMO को फोन किया कि एम्बुलेंस दे दो, एक बहुत बुजुर्ग आदमी बीमार है, एम्बुलेंस नहीं दे सके। आप काम, जनता के काम देखिएगा। प्रधानमंत्री जी पीठ ठोकेंगे ही, इसलिए कि उनके 36 का आंकड़ा चल रहा है और 36 के आंकड़ों को बराबर करना चाहते हैं। योगी जी को ऐसा वैसा नहीं। आपने देखा होगा एक बार योगी जी के नेतृत्व में योगी जी MP थे और गोरखपुर से BJP का MLA का टिकट पाए थे शुक्ला जी, और उनके खिलाफ योगी जी ने हिंदू वाहिनी का आदमी खड़ा करके जिता दिया था। तो ये शक्ति दिखाना चाहते हैं योगी जी। योगी जी कमजोर ना समझिए। योगी जी आंख दिखा के बात करते हैं मोदी जी से। और मोदी जी आजकल डरे हुए हैं कि अगर भैया उत्तर प्रदेश में मुझे चुनाव दोबारा लड़ना है तो योगी जी को ठीक रखना है। संजू जी के मारे में इसका जवाब तो बनता है। डीजल पे मोदी जी को ही योगी जी से डर लग रहा है, BSP के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। संजू जी प्लीज। जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिनके खुद के घरों में आग लगी हुई है वो दूसरों के घरों की आग बुझाने की कोशिश में क्यों जुटे हुए हैं? बात करते हैं समाजवादी पार्टी। जनता का पैसा लूट रही है आप लोग। आप जनता का पैसा लूट रहे हैं, हमारा पैसा आप बर्बाद कर रही हैं। आप कोयटा कर रही थी तो कोयटा कहाँ चला गया? कोयटा कहाँ चला गया भाई? डीजल के दाम कम कर दीजिए ना। आज भी डीजल के दाम बढ़े हैं, आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज भी प्रधानमंत्री दौरे पर है, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा करके ये जनता का खून चूसने का काम किया उन्होंने। ये क्या काम किया उन्होंने? दौरे पर आने। अच्छा खान साहब जरा संजू जी की बात सुन लेते हैं प्लीज। खान साहब रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज संजू जी। चुनाव में जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी प्लीज जल्दी। मैं पहली बात, अजय जी क्या मैं अपनी बात खत्म कर सकती हूँ? प्लीज बताइए। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी का खुद का हाल देखिए। ये 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, इनके बीच में बाप बेटा चाचा भतीजा, इनके बीच में ही अनबन है। अरे जब आप अपने घर के झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनसंख्या को भला कौन सा गुड गवर्नेंस देने की ठान लिया है आपने, और आप डंके की चोट पर बोल रहे हो हम जीतेंगे। आप भूल जाते हो कि आपको 2017 में सिर्फ 47 सीट्स मिली थी। चलिए ये सवाल बीएसपी के प्रवक्ता खान साहब का था संजू जी, लेकिन मैं अब जरा सुप्रिया सिनेज जी के पास चलता हूं। सुप्रिया जी, कोरोना के मामले पर कांग्रेस ने बहुत घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पीठ थपथपाई योगी जी की, कहा कि इनसे बेहतर काम तो किसी राज्य में नहीं हुआ है। मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि 2 हफ्ते पहले यही प्रधानमंत्री जी योगी जी को बदलना चाहते थे, और सबको पता है सरपुटअव्वल किस तरह से हुआ। सबको पता है कि दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य जी और 265 विधायकों ने कैसे चिट्ठियां लिखी थी। उस बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम क्योंकि काशी की बात कर रहे थे, काशी शिव की नगरी है, शिव सत्य का प्रतीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाते वक्त क्या गंगा में तैरती हुई लाशों को भूल गए? प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश में जाकर कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर हाथरस में जब एक बेटी का रेप हुआ, जो सीबीआई ने कहा बाद में कि रेप हुआ, उसको सरकार के तमाम आला अधिकारी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इस भाजपा के प्रवक्ताओं ने, मंत्रियों ने दुष्कर्म ना होने की बात कही थी। चीर हरण तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हो जाता है। एक प्रस्तावक का
और एक संभावित प्रत्याशी के तो कपड़े ढाक दिए जाते हैं। और ये उस प्रदेश में है जहाँ पर 40 मंडल है, जहाँ पे 11 कर रहे काशी में आकर। वो कहते हैं ये सेंटर कलाकारों के लिए है, कलाकार 2.25 लाख रुपए देंगे 3 घंटे के लिए। छन्नू लाल मिश्रा जी जो इतने प्रसिद्ध गायक हैं, वो प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे। कोरोना काल के दौरान उनको अपनी लड़की का शव मिलने में मुश्किल हो रही थी। राजन मिश्रा जी यहाँ के सुप्रसिद्ध गायक, इनकी नाकामी के कारण बिना ऑक्सीजन के मर गए। ये क्या बातें करते हैं, ये आके बात करते हैं। इन्होंने अपने हवस के चलते गंगा का चंद्राकार बदल दिया। चलिए सुप्रिया जी, आपने कई आरोप लगाए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है इसलिए हम एक बार में 2 आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आपका जवाब दे रही है संजू जी। संजू जी प्लीज जवाब दें। सुप्रिया जी प्लीज जरा सुनिएगा, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से संजू जी की आवाज हम सुन नहीं पा रहे ठीक से। संजू जी प्लीज। सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राहुल गांधी एक बार जयपुर नहीं गए, जहां 2 दिन पहले 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। बड़ा बड़ा भाषण यहाँ पर आकर देने की जरूरत नहीं है। जब हाथरस की बात आती है, प्रियंका वाड्रा निकल पड़ती है बच्चे टूरिज्म के लिए। मुझे बताइए जयपुर कब जाएंगी उस 11 साल की बच्ची को मिलने जिसका 2 दिन पहले गैंगरेप हुआ है। दुष्कर्म हुआ वहाँ पर, सीबीआई ने कहा किसका तबादला हुआ, किसको बदला गया, बताइए क्या हुआ था सेंगर के साथ, क्या हुआ था चिन्मयानंद के साथ। ये सब नेता नहीं है आपके यहाँ पे भरे पड़े, वो आरोपी नहीं है, वो हत्या और बलात्कार के दोषी है जिनको बचाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। में लड़की को दुष्प्रचार करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहाँ पर आज मोदी जी महिला करते बताइए मुझे। वाराणसी और पूर्वोत्तर 10 जिलों में से ज्यादा लोग राष्ट्र में कोविड महामारी के चलते मर गए, पर आपके राहुल गांधी जो एक ट्विटर ट्रोल है उनके मुंह से चून नहीं निकला। आप जिला पंचायत चुनाव हार गई, आप ब्लॉक पंचायत हार गई। 2007 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको 62 लाख सीटें मिली, बंगाल में आपको 0 सीटें मिली, असम हार गए, बिहार हार गए, पर यहाँ पर आकर कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए सुप्रिया जी आपका इसका एक जवाब ले लें। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है क्योंकि जब संजू जी बोलती हैं तो थोड़ी आपकी आवाज दब जा रही है, इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए इसका। संजू जी आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगा रही है, प्लीज सुप्रिया जी छोड़ा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं तो सिंपल सी बात कह रही हूँ, सारी की सारी सूचना कलाकारों की मंडली ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने कहा था हाथरस में रेप नहीं हुआ। सीबीआई ने कहा रेप हुआ, किसके सर पे तलवार चली। चुनावों में चीरहरण होता है खुलेआम, 4 महिला मंत्री है उत्तर प्रदेश से, मुंह में बैठे हुए हैं इस प्रदेश में, जहां पर एक विधायक दोषी पाया जाता है रेप का और हत्या का, वो भाजपा का विधायक था, उसको बचाने का प्रयास किया गया था। वहां पर मोदी जी आके महिला सुरक्षा की बात करेंगे, क्या बात करते हैं आप लोग, ठोंग बंद करना होगा। चलिए मैं जरा हर्षवर्धन जी के पास चलो। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि एक कुशल नेतृत्व की बात भी सामने रखी, ये जो तमाम अटकलें थीं जो बार बार कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में थोड़ा मनभेद या मतभेद है, क्या ये कहीं भी खड़ा होता दिखाई देता है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी के बीच में कोई ऐसा मतभेद मनभेद जैसा है क्या, तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को देखने वाले थोड़ा अगर ठीक से देखेंगे तो ये निश्चित तौर पर था कि चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल की दिक्कतें थी वो मोदी योगी से ज्यादा उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार के बीच तालमेल की दिक्कत थी, जिसको दूर करने की कोशिश हुई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, वरना वो सारे जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं वो वहां जाकर क्यों बैठते। लेकिन जब हम कहते हैं कि मोदी और योगी के बीच कोई मतभेद या मनभेद है तो वो 2 ही तरह से दिखता है। एक तो ये कि क्या केंद्र की तरफ से उत्तर प्रदेश को कोई सहयोग नहीं किया गया, दूसरा क्या सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ ऐसा दिखा
इन दोनों ही मोर्चों पर आपको जवाब ना में मिलता है। और आज की जो घटना है, आज उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो एंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी होती थी, और इस प्रदेश में जो लोग भी उत्तर प्रदेश जानते हैं, चूंकि सुप्रिया श्रीनेत हंस रही, इस वक्त उनको शांत रहना चाहिए, वही महाराजगंज से आती है जहां से भी पंकज चौधरी जी सांसद है ना, उनको शांत रहना चाहिए, हंसना चाहिए। बहुत गंभीर बीमारी थी वो। खान साहब सुप्रिया जी जवाब दे रही हैं हर्ष जी का। जी हर्ष जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सुप्रिया जी जवाब दे रही हैं। जी कम से कम आप किसी बात को गंभीरता से सुनकर तथ्य के साथ बात करने की क्षमता रखिए। अगर वो भी नहीं रखिएगा तो हंसेंगी आप, लेकिन जनता आपके ऊपर हंस रही होगी, ये ध्यान रखना चाहिए। आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। जी सुप्रिया जी जवाब दीजिए। सुप्रिया जी त्रिपाठी जी, मेरी हंसी से आपको दिक्कत है ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता हंसना तो अधिकार और मैं हंस सकती हूँ आपकी बात सुनकर। संजू जी प्लीज एक मिनट, सुप्रिया जी की बात सुनते हैं पहले। संजू जी प्लीज। अट्टहास करिए, टीवी की बहस में आप अट्टहास करिए, आपको कौन रोकेगा? आप राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, कौन रोक लेगा? मेरा आपको झगड़ा तो नहीं, आप वहाँ पर न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। भाजपा से मेरी बहस होगी कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो बात पूछ रही हूँ ना, जो सिर्फ टॉवल उत्तर प्रदेश में हो रहा था वो कहा जवाब देना, आपको भाजपा से जो सवाल जवाब करना है करिए। आइए इस बहस को हम हर्षवर्धन जी के बीच में और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में रख रहे हैं। हर्षवर्धन जी सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रिया जी जवाब दे रही हैं। प्लीज बहस हर्षवर्धन जी और सुप्रिया जी के बीच में। सिर्फ एक सवाल सुप्रिया जी से पूछूंगा जी, क्योंकि वहीं इनका घर है महाराजगंज। जापानी बुखार की समस्या, एंसेफेलाइटिस की समस्या गोरखपुर में थी या नहीं थी, और उस पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब ये ईमानदारी से दे दें। सुप्रिया जी मैं ईमानदारी से जवाब बताती हूँ। वहां पर जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो एक आदमी के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने NSA लगा दी थी, जो कोर्ट ने छोड़ा। उसके बारे में भी कुछ बोल दिया जाए। जब कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में हुई तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा NSA लगा दूंगा तुम सबके ऊपर, प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा अगर ऑक्सीजन की कमी की बात करी। याद है ना, 14 डॉक्टरों ने एक साथ रिजाइन किया था उन्नाव में, और PM ने कानपुर में डॉक्टर को जेल में डाल दिया था। ये सब तो याद ही होगा आपको उत्तर प्रदेश से, अगर आप वहां से आते हैं। मेरा मुंह मत खोलवाइए उत्तर प्रदेश पर। दुनिया में कहीं और लाशें तैरती नहीं दिखी, गंगा के आंचल में लाशें। इसका जवाब हर्षवर्धन जी, इसका जवाब मैं संजू जी से ले रहा हूं। संजू जी लगातार कांग्रेस की तरफ से आपकी सरकार पर प्रहार है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। संजू वर्मा जी जवाब दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, चाहे कोई माने ना माने, ये बात तय है और आपके दर्शक बड़े समझदार हैं अजय जी। जब कोविड महामारी की दूसरी लहर की पीक थी अप्रैल-मई के दौरान, वेंटिलेटर किसने पहुंचाए? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किसने पहुंचाए? मोदी सरकार ने। ऑक्सीजन सिलेंडर किसने पहुंचाए? मोदी सरकार ने। रेमडेसिविर इंजेक्शन किसने उपलब्ध करवाए? मोदी सरकार ने। आज 40 लाख करोड़ के लगभग लोगों को टीकाकरण पहली डोज के साथ लग चुका है। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ लोगों का पहली डोज के साथ टीकाकरण हो चुका है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है, 97%। लोएस्ट डेथ रेट भी भारत का है, सिर्फ 1%। तो हमने महामारी को बड़े सटीक तरीके से संभाला है। मुझे बताइए सुनील सिंह जी, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और अभी संजू जी भी कह रही हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर जिस तरह से सरकार ने काबू पाया वैसा कहीं देखने को नहीं मिला, ऐसा किसी ने कहीं नहीं देखा। सुनील जी, क्या बात, झूठ बोल। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, क्योंकि संजू वर्मा जी ने इससे पहले पंचायत की बात की थी, तो क्योंकि दर्शक जान जाएं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। पंचायत में जब जनता के बीच सभी पार्टियां गई, तब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया था। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए थे। उसके बाद मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। फिर यह तय हुआ कि लोकतंत्र की हत्या करनी है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। तो देखिए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हार गया, योगी जी का गुंडा तंत्र जीत गया। और जहां तक कोरोना की बात है,
मैं कह रहा हूं कि जितने लोग भी इंडिया टीवी इस समय देख रहे हैं वो जानते होंगे उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। उत्तर प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, तड़प के मर गए, नदियां भर गई, शमशान घाट भर गए। और हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति योगी जी को सजा देने के बजाय पीठ ठोकर के चले गए। अरे उत्तर प्रदेश में जिसने अपनी मां को खोया, बाप खोया, भाई खोया, पत्नी खोया, बेटा खोया, बेटी खोई, आज उनके जख्मों पर नमक छिड़क करके गए हैं प्रधानमंत्री जी। क्या व्यवस्था की थी आपने? पर फिर भी क्या व्यवस्था की थी आपने? हमारी को आप बताइए क्या व्यवस्था की थी आपने? एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिले। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कितने विधायक नहीं रहे, आपके मंत्री चले गए और आप लोग अभी भी जहां अव्यवस्था थी जहां आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश से, वहां अपनी पीठ थपथपा रहे। शर्म नहीं आती? ब्राजील का जिक्र करते थे। हर्षवर्धन जी मैं यहाँ आपको शामिल करना चाहता हूँ। कोरोना की जो स्थिति सामने दिखी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी योगी सरकार की तारीफ होती है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। हर्षवर्धन जी बंद करिए। देखिए अजय जी, विपक्ष को मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि राजनीति करते हुए तो ये सबसे आसान होता है, लेकिन आंकड़ों को आप झूठ नहीं साबित कर सकते। अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय चाइनीज वायरस के मामलों की संख्या 1500 से कम है, 1428। और महाराष्ट्र और केरल, ये दोनों राज्य जो हैं, यहां सक्रिय मामले 1 लाख से ज्यादा हैं। केरल की आबादी है 3.5 करोड़, महाराष्ट्र की 12 करोड़ 20 लाख, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ 50 लाख। मैं सिर्फ ये एक आंकड़ा बता रहा हूं, और अगर इस आधार पर भी नहीं कोई पैमाना तय करेंगे ना कि आखिर कैसे आप तय करेंगे किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार ने उस बीमारी से, उस संक्रमण से लड़ने में अपनी ताकत दिखाई। और अगर 1500 से कम, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में तो इतने जिले हैं, उन जिलों के आधार पर देखें तो जैसे मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं तो यहां मात्र 2 मामले आए और 1 लाख से ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र। कौन सा पैमाना और होगा किसी राज्य के इस संक्रमण से निपटने का? मुझे ये जानना है और दर्शक भी ये सुन रहे होंगे। चलिए सुप्रिया जी आपका जवाब देना चाहती हैं। सुप्रिया सिनेत जी जवाब दे प्लीज। मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, मैं बहस राजनीतिक प्रवक्ताओं से करती हूँ, राजनीतिक सो-कॉल्ड विशेषज्ञों से नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आंकड़ा, क्योंकि बात हो रही तो सोचा कि आंकड़ा जी लोग 61.7 लाख लोगों को दोनों वैक्सीन लगे उत्तर प्रदेश में। गुजरात में इससे ज्यादा लगे हैं, 65 लाख लोगों को, और महाराष्ट्र में तो 84 लाख लोगों को लगे हैं। तो आंकड़ों की जब बात करी जाती है तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करने चाहिए। गुजरात की जनसंख्या 1 लेकिन इससे ज्यादा लगने के नाते पूछना होगा कि भैया आंकड़ों की बात करने में भी फेलियर है, लाशें नदी में ऊँची हुई भी फेलियर है। चाहे राहुल गांधी ने वायनाड में एक भी ICU बेड की स्थापना की, उसमें भी नंबर 1 कह दोगे? बताइए आप, उसमें भी नंबर 1 कहिएगा? उसमें नंबर 1 है, लाशें तैरती नंबर 1 है। गंगा में अचल में भर दी, महामारी पंजाब में बढ़ती रही। चलिए सुप्रिया जी जरा संजू जी की बात सुन लेते हैं। संजू जी आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही थी, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। संजू जी प्लीज सुनिए जरा। संजू जी जवाब जरा सधा हुआ दीजिएगा क्योंकि वक्त जरा कम है, इसलिए हम छोटे छोटे जवाब लेंगे। सीधे तौर पर जवाब दीजिए। सुप्रिया जी कह रही है सारे आंकड़े आपके खिलाफ हैं, ये सिर्फ लोगों को आप टोपी पहना रही हैं, क्या ये सही है? मैं एक चीज कह दूं कि सुप्रिया श्रीनेत को आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं है। मैंने अभी कहा 40 करोड़ के लगभग वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है राज्य सरकारों को और 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहली डोज से टीकाकरण हो चुका है। भारत एकमात्र देश है जहां पर भारत बायोटेक और भारत सरकार की ICMR ने मिलकर एक वैक्सीन निकाली, कोवैक्सीन, जो अमेरिका तक कहता है कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। आप लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, मेक इन इंडिया तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी खुद मजाक बनकर रह गई है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ड्रम वैक्सीन का किसने फैलाया? भूपेश बघेल ने। कूड़ेदान में वैक्सीन किसने भेजा? कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने। सबसे ज्यादा कोविड मौतें कहां हुई? कांग्रेस की गठबंधन
यदि वैक्सीन को लेकर भ्रम, वैक्सीन को लेकर किल्लत की र्यूमर्स, वैक्सीन को लेकर मौतें हुई हैं, वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुई है। चलिए सुप्रिया जी आरोप घूम के आपके ऊपर है, मैं बहस को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक छोटा जवाब दें, फिर मैं खान साहब के पास चल रहा हूं। सुप्रिया सिन्हा जी छोटा जवाब प्लीज। मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीन की किल्लत इस देश में क्यों हुई? विश्व गुरु बनने के चक्कर में देश की आबादी को क्यों नकारा गया? ज्यादा डिपेंडेंस दो पर क्यों करी? अरे ब्राजील की सेनेट फंड गजलिंग के मामले में बात कर रही है कोवैक्सीन की, तो यहाँ पर आपको तगमा नहीं मिल रहा है। सच तो ये है कि देश की जनसंख्या को वैक्सीन ना लगने के एक ही जिम्मेदार है, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी सारी बात मैं अब जरा एमएच खान साहब के पास चलूं। एमएच खान साहब, प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रमुख बातें कही हैं उसमें मैं आपसे समझना चाहता हूं आपके हिसाब से आकलन क्या है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने माफिया राज, गुंडा राज खत्म किया। उन्होंने कहा कि आज बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वालों को पता है कि वो कानून से नहीं बच सकते। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं विकासवाद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास की जो फंड्स आते थे वो 2017 के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि हर मामले में योगी सरकार ने काम करके दिखाया है और आक्षेप समाजवादी पार्टी की सरकार पर धीरे धीरे उन्होंने लगाया है। लेकिन आपको क्या लगता है ये दोनों सरकारें कैसी रही हैं और क्या योगी सरकार ने अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर काम किया या नहीं? नहीं अजय जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, देखिए अभी त्रिपाठी जी इंसेफ्लाइटिस तो पहुंच गए, इंसेफ्लाइटिस खत्म हुआ कि नहीं, कोरोना काल की बात नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ये नहीं बात कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आए और डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई के दाम बढ़ गए। इस पैनल में दो पत्रकार बैठे हैं, एक अजय बैठे हैं, एक त्रिपाठी जी बैठे हैं। अजय जी निष्पक्ष बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। आपको पत्रकारिता करनी चाहिए और साफ साफ करनी चाहिए कि डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, कमर टूट गई है, किसानों की कमर टूट गई है, जनता की कमर टूट गई है। ये नहीं बोल पा रहे हो आप ये बोलोगे नहीं, इसलिए कि आपको तो भारतीय जनता पार्टी आपको राजनीति करनी होगी। आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आप आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही बोलने की? भाई आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आपकी आवाज क्यों बंद हो जा रही है? महंगाई पर, डीजल पर क्या आपकी आवाज क्यों बंद हो जा रही है? पेट्रोल पर आवाज आपकी क्यों बंद हो जा रही है? किसानों की 500 लोग किसान हत्या हो गई, मर गए, शहीद हो गए, उन पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? खान साहब मुझे लगता है थोड़ा आरोप आपका कुछ ज्यादा गंभीर है, दिखाई देता है आपको, थोड़ा ज्यादा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं हर्षवर्धन जी पर। हर्षवर्धन जी एक बहुत ही नामचीन पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी मुझे लगता है आप जरा अच्छे से स्पष्टीकरण दे दीजिए ताकि खान साहब को यकीन हो जाए कि आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो आप मानते हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि पेट्रोल और डीजल पर मेरा ये मानना है कि केंद्र की सरकार को और देश की सभी राज्य सरकारों को कीमतें घटानी चाहिए बिना एक क्षण की देरी किए, क्योंकि आज ये बहस नहीं थी इसलिए इस बात को मैंने नहीं किया, लेकिन ये पहला मेरा मानना है। दूसरा, जब मैं कह रहा हूं कि कोरोना के किस पैमाने पर देखेंगे तो सक्रिय मामले हैं 1,500 से कम, सक्रिय मामले हैं 1,000 से कम और महाराष्ट्र और केरल में मामले हैं 1 लाख से ज्यादा। तो खान साहब आप बताइए ना, आपको अनुभव रखते हैं, आप बताइए इस आंकड़े में क्या पैमाना हो? डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। नहीं अच्छा खान साहब देखिए, हम अभी कोरोना पर बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल पर अभी मुद्दे को ले जा रहे हैं, लेकिन अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, देखिए अभी कितने केसेस हैं कोरोना के उत्तर प्रदेश में, और अभी भी 11 राज्य हैं जिनमें केरल समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना की स्थिति खराब है आज जब हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है ना खान साहब। उत्तर प्रदेश में जो कि कोरोना था। जी खान साहब जवाब दीजिए, मैं सुप्रिया जी के पास भी चल रहा हूं, मेरे पास वक्त अब जरा कम इसलिए आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा। खान साहब आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना काल में कोई काम नहीं ठीक से किया गया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब नाम लेके बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने डीएम को और एसपी सीएमओ को कहा कि एक एम्बुलेंस दे दो, दोनों ने मना कर दिया, कहा नहीं है। अब जब सीएमओ कैबिनेट मंत्री की बात नहीं सुन रहा है, डीएम कह रहा है कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं, मैं क्या करूं, लाशें जो है सड़क पर जलाई जा रही। चलिए यानी कि आप मानने को तैयार नहीं है। संजू जी मैं आखिरी में आपके पास आऊंगा क्योंकि तमाम पहले हम विरोधियों की बात सुन लेते हैं आपके, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। अभी मैं सुनील जी के पास चल रहा हूं। सुनील जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कम से कम इतना तो साफ कर दिया
कि जिस मतभेद की बात तमाम विपक्ष कर रहा है वो कुछ नहीं है, दोनों एक साथ हैं और जंग ऐलान है। सुनील जी। नहीं, एक साथ रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों पर बात की उन्होंने विकासवाद पे बात की। तो मैं यहां बीजेपी की प्रवक्ता संजू जी बैठी हैं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, क्या पिछले 4.5 साल में एक काम गिना सकती हैं जो योगी जी ने शपथ ली हो और अब तक 4.5 साल हो गए, पूरा हो गया हो? माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, आपने कोई बनाया हो तो बता दो। वो उन्होंने मेट्रो पे काम किया, आपने किया हो तो बता दो। 18 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार में बटे, आप यहाँ 8 बटे हो तो बता दो। क्या है विकास का मॉडल, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा एक्सप्रेस बना? बताते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिए, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिए, कहां से चढ़ना है कहां उतरना है आज तक नहीं पता है। तो कम से कम एक काम अगर आप गिना देंगे आज के कार्यक्रम में तो हम मान जाएंगे कि सरकार ने अब एक काम किया। आपके इस चुनौतीपूर्ण सवाल का जवाब संजू जी आप दे रही हैं, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है, इतना ही वक्त है मेरे पास। संजू वर्मा जी। चलते 1.25 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ गन्ना के किसानों को योगी आदित्यनाथ के चलते 380 लाख मीट्रिक टन की सार्वजनिक खरीदारी हुई उत्तर प्रदेश में। जो योगी जी का हो, एमएसपी पे आउट उत्तर प्रदेश के अजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक काम नहीं गिना सकती क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव जी के कामों के साथ फोटो खिंचाई है, उन्हीं पे अपने ऐड दे दिए हैं। एक अपना काम गिना दीजिए, 30,000 करोड़ का ऋण एक काम योगी आदित्यनाथ के चलते पूरा देश 36 लाख घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। योगी आदित्यनाथ के चलते 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चलते काम किया नहीं। इसीलिए मुझसे बहस करने से पहले पढ़ लिख कर आया कीजिए। झूठ बोलना, चलिए झूठ के अलावा मैं क्षमा चाहूंगा, इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी है, लेकिन एक बात तो तय है, उन तमाम लोगों को आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर बता दिया कि योगी और मोदी एक संग हैं। 2022 के चुनाव का ऐलान जंग हो चुका है और अब दोनों मिलकर साथ हैं। इसमें कहीं कोई दुविधा अगर किसी के दिमाग में है तो उन दोनों को निकाल देना चाहिए। इन दोनों के दिमाग में बस एक बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।